जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ हैं आपकी पसंदीदा, आपकी फेवरेट, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट निदा शेख। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? और हमारी रोज़ क्योंकि कोशिश होती है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को दिन पर दिन अच्छा बनाएं और डिफरेंट टॉपिक्स रखें, नॉर्मल लाइफ के ऊपर बात करें, उन मसाइल के ऊपर बात करें जो कि आम तौर के ऊपर आपको फेस करने पड़ते हैं, और उसके अलावा हम कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ऐसा मोटिवेशनल करें जिससे आपकी मॉर्निंग एक अच्छी वाइब के साथ हो। और आपको चूंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है नाजरीन जिसमें आप तरोताज़ा उठते हैं, और अगर आपको अच्छी खुशगवार गुफ्तगू सुनने को मिले तो यकीनन फिर सारे दिन के लिए वो वाइब्स जो हैं वो आपके काम आती हैं। जैसे मैडम जो थी वो सुबह सुबह लड़ रही थी तो मैंने इनको समझाया ऐसा नहीं करें, क्योंकि आज ज़रा सा गाड़ी मैडम को लेने नहीं पहुंची तो मैडम रक्शे में आई हैं और आते ही इन्होंने जो है वो उससे तकरार शुरू कर दी। जैसे ही चैनल के बाहर रक्शा रुका इन्होंने मुझे कॉल की कि बाहर आ जाएं। मैं बाहर निकला हूं तो मैडम रक्शे वाले से लड़ रही हैं। वो रक्शे वाले का कहना ये था कि मैडम अपने घर से चली हैं तो तय हुए थे कि जी 600 रुपये में मैं आपको आपके चैनल पे पहुंचाऊंगा। अब यहाँ उतरने के बाद मैडम उसको 300 रुपये दे रही थी और ये कह रही थी कि तुम भी तो बैठ के आए हो। यार यू आर द बेस्ट राइटर। ये बात मैं आपको वैसे भी कहती हूँ ऑन द कैमरा भी कह रही हूँ। कितनी प्यारी इन्होंने और कितने सलीके से इन्होंने स्टोरी क्रिएट की है। अच्छा जी, ऐसा ही है निदा। मॉर्निंग वाइब्स का मतलब यही है कि आप हंसें बोलें। बिल्कुल। एक छोटी सी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटेंगे तो ये खुशियाँ बढ़कर आपको मिलेंगी। निदा, अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, उनको आप मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं और मल्टी टास्कर भी कह सकते हैं। डिफरेंट आपने इन्हें टीवी चैनल्स के ऊपर देखा होगा, एज ए होस्ट भी देखा होगा, उसके अलावा एज ए गेस्ट भी देखा होगा, एज ए राइटर, एज ए पोएट। अच्छा, उसके साथ साथ इनके अंदर एक खूबी ये भी है कि ये अपनी ज्वेलरी भी डिजाइन करती हैं। और ये बात इसलिए डिजाइन करती हैं से आप समझ गए होंगे कि होंगी तो वो कोई खातून ही। यकीनन। बिल्कुल। तो हम लोग जाते हैं बीना खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इसी के साथ साथ ही जो मेरे सेकंड गेस्ट हैं वो भी समाज के अंदर काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका अपना स्कूल भी है, उसके अलावा वो एज ए होस्ट भी आपने उन्हें हमारी टीम का हिस्सा देखा होगा, एज ए गेस्ट काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर देखा होगा, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमजद भाई का जो एजुकेशनिस्ट का हवाला है वो यकीनन एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, और अमजद भाई की कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी। हमने पिछले प्रोग्राम में इनके लिए आपके सामने दुआ भी की थी, तो अल्लाह ताला ने करम किया है, काफ़ी बेहतर है तबीयत, लेकिन और तबीयत में बेहतरी आनी है। आप सबकी दुआओं के हम मुंतज़र रहेंगे। अमजद भाई, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर मंसूर भाई। और आपने इसके साथ साथ हम आपकी सेहत के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको कामिल सेहत दे और आप ऐसे ही हमारे साथ हंसते मुस्कुराते रहें। नाजरीन, एजुकेशनिस्ट की बात हुई है तो एक नियाम में दो तलवारें आज हमने रखी हैं। हमारे मोहतरम, हमारे उस्ताद, हमारे बुजुर्ग रहमान निशात साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका हवाला भी सर एजुकेशनिस्ट का भी है, आप अफसाना निगार भी हैं, आप शायर भी हैं और यकीनन एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने बहुत अरसा, मेरा ख्याल है 50 साल एजुकेशन को दिए हैं सर। 53 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड स्टिल आई एम टीचिंग। और इनके साथ नाजरीन हमारे साथ हमारे भाई सैयद मुताहिर नकवी भी मौजूद हैं। आप कारवान हुसैन ट्रैवल एंड टूर्स के जो हैं CEO हैं और लोगों को ज़ियारतों पे भेजते हैं, उम्रे पे भेजते हैं, बड़ा नेक काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मौला का। तो गुफ्तगू का आगाज़ लेडीज़ फर्स्ट से कर लें। आज लेडीज़ फर्स्ट से नहीं होगा गुफ्तगू का आगाज़, क्योंकि आज जब मैं शो
سے پہلے ہی جو میرے ٹارگٹ تھے نا یہاں پہ وہ تھے امجد بھائی. اچھا آج امجد بھائی کی صحت پہ گفتگو ہوگی اور امجد بھائی کو آپ سموسے کھانے سے منع کریں گی, بریانی کھانے سے منع کریں گی؟ میں ایسا کچھ کھانے سے منع نہیں کروں گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں, جو آپ کو دل کے ہاسپٹل جانا پڑا کارڈیو, تو کس نے آپ کا دل توڑا جو کہ آپ کو وہاں جا کے جڑوانا پڑا؟ توڑا تھا دل حضور کا. یہ تو آپ نے ایسا سوال کر لیا ہے کہ جو میں اگر گنتی شروع کروں گا اوئے ہوئے 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 پروگرام پورا نہیں پڑے گا. یہ آپ بولنے سے پہلے ذرا سوچ کے بولیے گا, گھر بھی جانا ہے. بھابھی بھی پروگرام دیکھ رہی ہوں گی. نہیں بھابھی آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ شی نوز اور سمجھدار ہیں کہ ہمارا پرنس جو ہے وہ دل پھینک ہے. نہیں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, پلے بوائے. پلے بوائے, پلے بوائے تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے. نہیں نیگیٹو کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کے دور میں تو ہر نیگیٹو چیز پازیٹو ہے. لیکن دل پھینک ایک اچھا جملہ ہے. انہوں نے گننا چھوڑ دیا ہے. وہ یوزڈ ٹو ہو گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ایک ہی دفعہ حساب ایک لوں اچھا گی. ہے, چلیں دل پھینک یہیں پہ رک وہی جاتے تو ہیں. کہہ رہی ہوں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ہی دفعہ حساب لوں گی سارا. ہم لے چکے نا, اب نو نیکسٹ. اب تو اسپتال پہنچ گئے نا. صحیح ہے. نہیں اور جی بینا آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی؟ آج کل تمہیں پتہ ہے ایشیا کپ چل رہا ہے. ایشیا کپ 2025 یو اے میں جاری و ساری ہے اور ابھی سپر 4 مرحلہ چل رہا ہے, تو ایشیا کپ کور کر رہے ہیں. ایز اے اسپورٹس پریزنٹر کے طور پہ بھی میں کام کرتی ہوں, پتہ ہے تمہیں جیسے. اور ریڈیو پاکستان FM 94 وہ بھی اسپورٹس چینل ہے, وہاں پہ بھی اسپورٹس پہ کریں. تو ابھی تو اسپورٹس میں تو ایشیا کپ چل رہا ہے, اور ویسے جویلری میں تمہیں پتہ ہے میری برانڈ ہے بی گل کے نام سے, تو اس پہ تھوڑا بہت کام, اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی لیکن چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے. بہت ٹف ہو جاتا ہوگا پھر ایز اے رائٹر, کیونکہ جہاں لکھنے کا حوالہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو بہت سکون چاہیے ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ جب تک پیس میں نہیں ہوگا, آپ کو انوائرمنٹ نہیں ملے گا, تو آپ نہیں لکھ سکتے. تو کیسے مینیج کرتے ہو؟ مینیج کر لیتے ہیں, بس منصور کو پتہ نہیں ہے تو ٹف جاب ناظرین, ہر لکھنے والے کے لیے آسان نہیں ہے. خاص طور پہ آج کے دور میں لکھنا بہت مشکل. ہم ایسے جو ہے وہ اے آئی کو ہم نے ایک لفظ دیا اور اس نے جو کچھ دے دیا, اس کی عجیب و غریبی کہانی ہوتی ہے, تو بعض اوقات ہم اس سے الجھ جاتے ہیں. لیکن اصل کانٹینٹ کریٹ کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. ابھی تک ویسے میں نے لکھنے میں اے آئی کا ہیلپ نہیں لیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ منصور کو بھی پتہ ہے کہ میں ٹی وی کے لیے کچھ نہیں لکھا میں تھیٹر سائٹ پہ انٹرسٹڈ ہوں اور میں وہیں لکھتی ہوں. تھیٹر کے لیے لکھا ہے, 1-2 ڈرامے لکھ چکی ہوں, تیسرا میرا چل رہا ہے کلائمیٹ پہ, انشاءاللہ وہ مکمل ہونے والا ہے. اور جیسے یہاں پہ ایجوکیشنسٹ کی بات ہو رہی تھی, تو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے بھی میرا تعلق ہے. صبح کا ٹائم میرا آفس میں ہوتا ہے, ایجوکیشن آفس میں ہوتی ہوں صبح. ارے بھائی آج ہمیں نئے انکشاف ہوئے. آپ کو ہوئے ہوں گے, یہ بندی کیا کیا کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی میں. ہاں 3 تلوار, اچھا ہے, واہ 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 بھائی, 3 تلوار, کیا بات ہے. بھٹو صاحب یاد آ گئے ہمیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, بڑا کام ہے ان کا. تو رحمان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی ایجوکیشن بیسک حوالہ ہے جس میں آپ نے 53 برس جو ہیں وہ دیے اس شعبے کو. کل کا استاد اور آج کا استاد, ہم یہاں سے اگر گفتگو کا آغاز کریں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی فرق تو ہے تربیت کا. صحیح. میں نے آغاز کیا تھا سرکاری اسکول سے, ٹھیک ہے, 1973 میں. 1973. میڈم آپ کی پیدائش کا سال ہے؟ جی نہیں. اچھا, ایسے پوچھ لینے میں کیا عرض ہے بھائی. ایز اے ٹیچر, پھر پروموشن ہو کے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا. اچھا اس زمانے میں, بلکہ آج بھی سرکاری اسکول میں بغیر تربیت کے جاب نہیں ملتا. آپ سی ٹی کریں, بی ایڈ کریں, ایم ایڈ کریں تو ملتا ہے. اچھا اب آئیے پرائیویٹ کی طرف. پرائیویٹ میں تو کہیں تربیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ بی اے کر کے آپ چلے جائیے وہاں پر. اور معذرت کے ساتھ وہ جو گلی محلے کے اسکولز ہیں, وہ تو میٹرک کر کے لڑکی اگر رزلٹ کے انتظار میں ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں 2500, 3000, 3500, 4000. بہت ہی افسوسناک. اسی اسکول کی پڑھی ہوئی لڑکی وہاں جاب کر رہی ہے. اچھا دوسری یہ صورتحال المناک یہ ہے کہ 60 گز کے اوپر اسکول کھلا ہوا ہے, 80 گز کے مکان میں اسکول کھلا ہوا ہے, اور کوئی سوری ٹو سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کوئی مسہیب ہو جاتا ہے تو پھر پورا عملہ دوڑ کے آ جاتا ہے کہ صاحب یہ کیوں ہو گیا, 80 گز پہ کیوں کھلا ہوا ہے, 60 گز پہ کیوں کھلا ہوا ہے. اسکول کا پراپر ہونا چاہیے, ظاہر ہے. اچھا میں تھوڑا سا شاکی ہوں اپنے سرکاری محکمے سے بھی. ٹیچرس بہت سے یہ کہنے والی بات نہیں ہے, لیکن جاب اسکول میں کر رہے ہیں اور کہیں اور سے تنخواہ لے رہے ہیں, یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو ایجوکیشن کا ہماری تعلیم کا سلسلہ تو بس بہت ہی سمجھے کہ افسوسناک بھی ہے اور المناک بھی ہے. بہت خراب صورتحال. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ خیر فرمائے. جی میڈم ندا. دوسرا حوالہ میرا لکھنے کا ہے, ظاہر ہے. تو میں نے 1972 مارچ میں
पहला अफसाना लिखा था और 69 में पहला शेर कहा था, तो आगाज़ शायरी से किया था, उसके बाद अफसानों की तरफ आ गया और अब मेरी अपनी पहचान में अफसाना ही रखना चाहता हूँ। 5 मजमूए मेरे आ चुके हैं, छठे की तैयारी है इंशाअल्लाह। तो मुर्शिद वो शख्सियत कहीं है अभी जहन में जिसको देखकर पहला शेर कहा, या शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके पोते पोतियां भी हैं? हाँ शायद हो ही गया हो। क्योंकि पूरी गज़ल नहीं हो पाई ना सर, एक ही शेर में बात ख़त्म हो गई। नहीं तो आप गज़ल को कंटिन्यू रख सकते थे उनकी शादी के बाद। नहीं, ऐसा हमारी सोसाइटी में मुमकिन नहीं है मैडम, देखिए मैं वो हमारी सोसाइटी में नहीं है। नहीं देखिए, माना आपने हासिल नहीं किया मगर ला हासिल पे लिख देते। भाई लाहासिल ही है मोहब्बत। फिर गज़ल नहीं होती, मरसिया होता है। वो मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें शायर ने सवाल किया कि वो इस मिसरे का ज़रा तशरीह कर दें कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो जो सामने था उसने कहा कि इसकी तशरीह ये है कि जिससे मोहब्बत की उसी से शादी हो गई। ये अलमनाक अंजाम यही है। नहीं, मुताहिर नकवी से जानते हैं आपका इस मामले में क्या एक्सपीरियंस रहा है? इस मामले में एक्सपीरियंस ऐसा ही है जैसे इन्होंने बताया। अच्छा ये नहीं, अच्छा ऐसा तो कोई हवाला है ही नहीं कि जिस पे जवानी आई हो और उसने कॉलेज से गुजरते हुए थोड़ी देर रुक के खड़ा ना हुआ हो, और किसी को आपने तो कबूतर भी पाल रखे थे अमजद जीती भाई, जागती अमजद भाई ने कबूतर पाल रखे थे। जीती जागती मिसालें ये पैगाम कालिया रसानी पहुंचे के में। लिए, पैगाम रसानी पैगाम के लिए। रसानी के लिए। बताने के लिए कभी आप कहा continue मुताहिर भाई करें। की तरफ, नहीं, मुताहिर भाई आप- के काम के आप- हवाले से जानते हैं, चलें। मुताहिर भाई के काम के हवाले हाँ, से क्योंकि देखिए अभी हमारी खैर चिट चैट तो क्योंकि चलती रहेगी। मुताहिर नकवी का जो सबसे अच्छा काम है, क्योंकि ये ज़ियारतों के ऊपर भेजते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आपके भी जहन में होंगे और हमारे भी जहन के अंदर आपकी अगर होंगे। इजाज़त हो तो जो मेरे जहन का सवाल है मैं वो पूछ लूँ। अच्छा, आप पहले पूछ लें। वो असल में बुनियादी गुफ्तगू ये है कि इस वक्त थोड़ा सा एक पाबंदियां लगी, कुछ मामलात ऐसे हुए हाँ। जो नहीं होने चाहिए थे। ख़ास तौर पे जो हम ज़मीनी ट्रैवल था उस पे थोड़ा सा बैन भी लगा, उसके मामलात भी हुए, वो अभी नेगोशिएशन चल भी रही है। कितना फ़र्क पड़ता है, कैसे मामलात उलझते हैं, कैसे सुलझते हैं इस मामले में? देखें, जो बाय रोड वाले ज़ायरीन थे ना, जो ज़मीनी रास्ते से जाते थे, वो बेचारे हमारे थे लोअर तबका या मिडिल क्लास तबका। जी। सही है ना कि लोअर अगर हम- मिडिल क्लास, हाँ, मिडिल क्लास, ये बिल्कुल। थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास। बिल्कुल, उनको हम लेके जा रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ईरान जाना है तो 50,000 रुपये में ईरान की ज़ियारत हो जाती थी, माशाअल्लाह। क्योंकि एक पाकिस्तान टूर पे भी नहीं इतना खर्चा आता है, इससे ज़्यादा ही आ जाता है। वो बेचारे इसमें डिस्टर्ब हुए हैं। सेकेंडली चीज़ ये है कि जो बाय रोड ईरान इराक जाते थे, आशूर हो गया या अरबईन हो गया, वो 1.5 लाख रुपए में होके आ जाया करते थे। अच्छा, अब खाली बायर का देखा जाए तो बायर का टिकट ही 1.5 पौने 2 लाख रुपए का है। तो अब उसके अंदर कहाँ बंदा जाएगा? कि फॉर एग्जांपल जो हमारा मिडिल क्लास है, अच्छा ये सारी सिचुएशन के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए, तमाम चीज़ें भी चली, अभी भी इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है कि रास्ता खोला जाए, क्योंकि हो ये रहा है कि जितनी आसान ज़ियारत थी ना उतनी मुश्किल बना दी गई है। अभी एक नई पॉलिसी भी आई है, आपने देखा होगा 50 ईयर्स वाली। जी, वो मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछता कि जो इराक वाले मामलात हैं, ज़ियारतों वाले मामलात हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिला है क्या? इसमें कुछ सदाकत है देखिए, कि वो बिल्कुल- 50 प्लस ही जा सकेगा, बिल्कुल। उससे पहले के वीज़ा नहीं मिलेंगे कुछ? ये बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पाकिस्तान इराक एम्बेसी से जारी हुआ है ये। अच्छा, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है उन्होंने कि हम वीज़ा नहीं देंगे अगर 50 ईयर्स से कम है और वो अपनी फैमिली के अलग जा रहा है। अब मेरा एक सवाल है, सिंगल आदमी। हाँ सिंगल आदमी। अब मेरा एक सवाल है, जो बहुत सारे लोग जाते हैं जिनकी फैमिलीज नहीं है या जो जाना चाह रहे हैं मिडिल क्लास, बाय रोड आपने बंद कर दिया, अब वो घर से अकेला फर्द जाना चाह और रहा है। वो ग्रुप की सूरत में भी ज्वाइन करते हैं एक ग्रुप के दूसरे को, साथ 4 दोस्त मिले बिल्कुल। कि भाई हम चाह रहे हैं, मौला हम का जाना बुलावा चाह आ रहे हैं, गया है, तो बिल्कुल चलें। ऐसा ही है। तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आई है, इस पे भी अभी बातचीत चल रही है कि नहीं ये किसी तरीके से हटाया जाए। अब बात सारी यहीं पर ही आई जो मैंने आपसे कही थी कि ज़ियारत को मुश्किल कर दिया गया। जो ज़ियारत बिल्कुल आसान ज़ियारत थी ना, वो ज़ियारत को बिल्कुल मुश्किल तरीके से मुश्किल कर दिया गया है, बाय रोड बंद करके। फिर ये वाली पॉलिसीज़ लेकर कि आप 50 ईयर्स के हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। अभी ये शुरू हो गया इस पर कि मुल्तान के कुछ ज़ायरीन हैं जिन्हें ऑफलोड किया है।
कराची के अंदर सख्ती की गई है कि नहीं भाई आप 50 ईयर से कम के हैं तो आप नहीं जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो हर किसी के लिए है ना। और जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल उस जगह का ताल्लुक बुलावे से है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उस जगह का ताल्लुक बुलावे से, वो किसी भी एज में आपको बुलावा आ सकता है। अच्छा, उसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं कि हमारे अजदाद या आप लोगों के अजदाद जिन्होंने देखी नहीं थी करबला, सिर्फ उन्होंने खुतबों में या किताब में या उसमें सुनी थी, अब बयान में सुना था कि करबला है और इस तरीके से। ये तो हमारी गुड लक है कि हमारी जनरेशन को ये मौके मिल रहे हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम वहाँ जा रहे हैं तो उसके अंदर बस ये थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा कि ज़ियारात के सेक्टर के ऊपर काम करे और ज़ियारात के सेक्टर को आसान बनाए। अच्छा, ये जब से पाबंदियां लगी हैं और सारी चीज़ें हुई हैं, तब से आपको किन दुश्वारियों का सामना करने को मिल रहा है? देखिए, दुश्वारी यही है ना कि जो बेचारा मिडिल क्लास का बंदा जाता था वो अब नहीं जा पा रहा। यही बता रहे हैं ना वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, मिडिल क्लास का बंदा जाता कैसे है? जिसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपए है, वो जा कैसे रहा है? वो या तो अपनी कमेटियाँ डाले, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। या उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो सेल आउट कर रहा है, बिल्कुल वो सेल आउट करके जा रहा है। हमारा मेन मकसद ही यही था कि आसान ज़ियारत करके, सस्ती ज़ियारत करके उन लोगों को ज़ियारत कराना, उम्रा कराना। लेकिन अब इत्तेफाक ऐसा है कि जो पॉलिसीज़ आ रही हैं रोज़ बरोज़, वो मुश्किल होती जा रही है। हाँ। और यकीनन ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि इसको जो अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार हमारी बात को सुन रहे हैं, यकीनन वो इस पे हमदर्दाना गौर फरमाएं कि जो मिडिल क्लास बाई रोड ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रा सा अपने दिल में नन गोशा पैदा करें। रहमान भाई, किन ममालिक में आपका जाने का इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर? सर मैं बरतानिया गया था, माशाल्लाह, नेपाल गया था, बांग्लादेश गया था, श्रीलंका गया था और अमेरिका गया था। और मैंने कोर्स किया था असल में स्कूल मैनेजमेंट का, ठीक हो गया, आगा खान यूनिवर्सिटी से। सही। तो दे सेंड मी अब्रॉड। और वो सारे जो थे वो एजुकेशनल टूर्स ही सब थे, एजुकेशनल टूर्स थे। तो वहाँ कोई गोरी नहीं जिस पे कोई नाज़्म या अफसाना? वो तो चैप्टर ही बंद हो गया ना जब नहीं, गजल सर जब ये गजल कैसी ही बात ना हो कर दी पाई। आपने? बॉस के मतलब मर्द जो है वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं अर्ज करूं, कोई अफसाना वहाँ क्रिएट हुआ उनकी सोसाइटी से रिलेट करते हुए? नहीं, अफसाने तो खैर हुए, लेकिन अफसाने हुए, शायरी नहीं हुई। अफसाने। अच्छा, शायरी ना हो सकी। अच्छा, 50 का मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, बहुत दिलचस्प, कि 50 का फिगर मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। 1950 मेरी पैदाइश का सन है। बिल्कुल। 50-52 साल से दिख रहा हूँ, 53 साल से पढ़ा रहा हूँ, माशाल्लाह। और 53 साल मेरी शादी को हो गए। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। तो ये बहुत मेरे लिए फिगर। और शादी का जो सरप्राइज था वो वालदैन से आपको मिला था या आपने वालदैन को दिया था? नहीं, वो मिक्स था, कंबाइन था। अच्छा, कंबाइन दोनों था। तरफ की तो बात। भाभी जो है वो हमारी रिश्तेदार ही हैं आपकी, कोई कजन्स हैं या नहीं नहीं? थी। अच्छा। अच्छा, तो आपने क्योंकि बाहर इतने टूर किए और एजुकेशन से रिलेटेड आप वहाँ पे गए, तो वहाँ के तालीमी निज़ाम और यहाँ के तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है मैडम, बहुत फ़र्क। जैसे कि जैसे ये देखिए, सबसे पुरानी बात जो हमारे यहाँ अक्सर होती है कि हमारे यहाँ तालीम तो है, तरबियत नहीं है। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारे तालीमी निज़ाम में यही है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारा पूरा जोर इम्तहान पास करने पर है। एक रेस है, दौड़ है, इसमें लगी हुई है। और हम अपने बच्चों को पहले ही दिन से कहना शुरू करते हैं तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सेकंड आना है। और बच्चा अगर बेचारा फर्स्ट सेकंड ना आए तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि हम उसके बच्चे ने क्या सीख कर आया, हम सिर्फ ये देखते हैं, पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि बच्चा मेरा फर्स्ट आया कि नहीं आया, सेकंड आया कि नहीं आया। और कोई और बच्चा आ गया फिर तो जरा उस बच्चे की शामत आ गई कि भाई वो कैसा आ गया, तुम क्यों नहीं आए। तो बुनियादी फ़र्क ये है कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में तरबियत पर जोर देना चाहिए। इस बात को छोड़ दें कि बच्चा फर्स्ट आया कि नहीं आया, हमें देखना है कि वो सीखा कितना है। अच्छा, दूसरी बात एक और अर्ज़ करूँ, मेरा तजुर्बा ये है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, वो बुक वॉर्म होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं। अब किसी महफिल में जाइए, भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आया, कल उसका टेस्ट है ना, वो तैयारी कर रहा है घर पे, उसकी सोशल लाइफ अब ख़त्म कर देते हैं। ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है, बस पढ़ो फर्स्ट आना है, पढ़ो फर्स्ट आना है। तो ये निज़ाम हमारा तब्दील होना चाहिए। रहमान भाई, आपकी इस आमद का मैं फ़ायदा उठाऊं, बहुत ही अहम सवाल है। वैसे तो चूंकि हम मॉर्निंग शो में बहुत ही लाइट मूड रखते हैं, आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है,
کیا وہ لنک کر رہا ہے آنے والے کل سے جس میں آپ اے آئی میں داخل ہو چکے ہیں؟ آپ جو فزکس پڑھا رہے ہیں اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، معاشرتی علوم جس پہ بہت زیادہ میں نہیں بات کرنا چاہتا، یہ سبجیکٹس اگر آپ پڑھائیں گے اے آئی کے دور میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس بارے میں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ ہمارا آغاز ہے اور ہماری توقعات ہم نے بہت وابستہ کی ہوئی ہے. اچھا میری ریزولوشنس ہیں اس معاملے میں. ہم بچوں کو اس کی جو دیکھیے ہمارے زمانے میں ہمیں کیا ہوتا، میں ایک مثال دوں گا. میرے استاد تھے اردو کے، تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے اور کلاسک کسی ادیب کا ذکر کر کے اس کی کسی کتاب کا حوالہ دے کے اور ادھورا چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اب آپ تلاش کریں. صحیح. اب ہمیں انہوں نے ایک وہ جستجو پیدا کر دی. ہم لائبریری جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. اچھا آج وہ چیز ختم ہو گئی. اب ہم نے بچے کو سوال دیا، اس نے جا کے اس میں گوگل پہ گیا یا جیٹ جی پی ٹی پہ گیا، وہ اے آئی پہ گیا، پورا سوال اس کو مل گیا. اس کی جستجو ختم ہو گئی، تلاش کا مادہ ختم ہو گیا. اچھا اس چیز کو اب دیکھیے میں بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے ڈیفینیٹلی، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ اختلاف ہوتا بھی ہے مجھ سے، کہ ہم نے بچوں کی جستجو ختم کر دی، تلاش کا مادہ ختم کر دیا. صحیح بے شک. اچھا ابھی میڈم بتا رہی تھی، وہ اس کے اوپر ذکر ہو رہا تھا، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب میں اے آئی پہ نہیں جاتی، ہاں ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا تحریر کے لیے. وہ ہماری ضرورت پوری بھی نہیں کر پا رہی ہے. بالکل. آپ جو بھی جائیے، کوئی بات تو اس کو بتائیے. اب میں ایک حوالہ نام تو نہیں لوں گا، ایک خاتون افسانہ نگار ہیں، انہوں نے ایک افسانہ لکھا، اس کو ٹرانسلیشن کے دے دیا جیٹ جی پی ٹی کو. انہوں نے لکھا تھا کٹورا، اس نے کپ کر دیا. اب جو کٹورے کی تہذیب، کٹورے کی تو بالکل اس کی فیل الگ ہے، اس کا معاملات الگ ہے، مزاج الگ ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے. وہ کب مل گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ابھی تو ہمارے ہاں آئیں گی. ہم نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں اے آئی سے، اور بچوں کو ہم نے ناکارہ کر دیا ہے. اب بچہ محنت کرتا ہی نہیں ہے. کوئی سوال کیجئے کلاس میں، مر دیجئے اسے کسی اس طرح، وہ جائے گا ڈائریکٹ اس کے اوپر اے آئی پہ جا کے آپ کو جواب لکھ کے دے دے گا. تو میں تو ابھی فی الحال میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب نصاب تبدیل ہونا چاہیے، آپ کو ایسے بالکل وقت. اچھا میں اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ مطہر نقوی سے بھی ایک سوال کروں گی، کیونکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اے آئی کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی کے کیونکہ اگر پازیٹیو سائڈس بھی ہیں تو کچھ نیگیٹو عناصر ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری جنریشن ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، وہ ختم ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے بتایا، بالکل کہ ہم اس کو پازیٹیو تو ہے لیکن ہر چیز کی نیگیٹیوٹی بھی ہے نا. جو پوری دنیا کے اندر چیزیں یہ سمجھ لیں وہ یوز کر کے ختم کر دیتے ہیں نا، وہ چیزیں پاکستان کے اندر آ جاتی ہیں. آج آپ ہماری جنریشن میں دیکھیں، بچے گیمز کھیل رہے ہیں، صحیح، فری فائر کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں. یہ وہ گیمز ہیں جو وہاں گیمز کھیل کے ایک دور کے اندر انہوں نے ختم کر دیے اور ایک لمیٹڈ ٹائم کھلایا. ہمارے یہاں سلسلہ کیا ہے، ہمارے یہاں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور چیزیں آنے کے بعد ہم بچوں کے اندر اتنی، ہمارے تعلیم کا معیار اور خراب ہوتا جا رہا ہے. انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی سافٹ ویئرس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے ایزی جا رہے ہیں. ایزی ہونے کے چکر میں ان کی جو جد و جہد ہوتی تھی، تلاش کی کوشش ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیں. بالکل آپ لے لیں. بالکل ناظرین، ہم لوگ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ مزے کی باتیں کریں گے. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے ایک اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں کہ ابھی آپ کو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ایک
प्रेजेंटेशन दिख रही होगी क्योंकि कारवान अल हुसैन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उन लोगों के लिए बेसिक ये काम कर रहा है साथ में जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ियारतों पे जाना चाहते हैं और काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जो वो फेस करके नहीं जा पाते हैं। तो इस बारे में इनसे हम जानेंगे कि जो स्पेशल पैकेजेस हैं जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए वो क्या हैं। देखिए, हम कस्टमाइज पैकेज भी बना रहे हैं ज़ायरीन के लिए जो जाना चाहते हैं, सही है, वो आए हमारे पास। और सेकेंडली चीज़ ये हमारा लकी ड्रॉ होता है, साल में हम 3 या 4 लकी ड्रॉ कर रहे होते हैं। उस लकी ड्रॉ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ायरीन को लेके जाते हैं, माशाअल्लाह। वो भी हमारे पेज के ऊपर है, फेसबुक पेज के ऊपर। सेकेंडली चीज़ ये है कि कोई ऐसे हमारे पास ज़ायरीन आते हैं जिनके पास नहीं है सिलसिले, उनके लिए भी हम जो सिलसिला पॉसिबिलिटी होती है उन्हें बना के और उनको ज़ियारत कराते हैं। लेकिन मेन इशू यही है कि इस वक्त जो बाय रोड के मामला बंद हुए हैं तो अब सिर्फ बायर हो रहा है, और बायर के लिए हम खड़े हैं ज़ायरीन के साथ। जो आना चाहते हैं ये हमारे पेज पे मोबाइल नंबर भी मैं बता देता हूँ, वैसे मेंशन होगा मोबाइल नंबर 0336254508, ये नंबर नोट कर लें आप लोग, मुझसे रब्ता करें जिन्होंने जाना है, इंशाल्लाह हम करेंगे कस्टमाइज। मुताहिर भाई, सवाल ये भी मेरे जहन में आया कि अभी जो भी मामलात चल रहे हैं सारे मामलात बायर के हैं, तो बायर के जो यकीनन एक्सपेंस बढ़ गए हैं, तो मिनिमम पैकेज जो आपके थ्रू मिल सकता है वो कितना है और कैसे उसको? उम्रे का पैकेज हम आपको 175 से स्टार्टिंग दे सकते हैं, 1,75,000 1,75,000 रुपये से उम्रे का पैकेज। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरीके से इराक ज़ियारत के अंदर आते हैं तो इराक ज़ियारत भी 1,80,000 रुपये से स्टार्टिंग। सही। अब जाहिर सी बात ये आप है, मिनिमम पैकेज बता रहे हैं। मिनिमम पैकेज बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल। तो ये हम अभी ऑफर कर सकते हैं बायर में, तो ज़ायरीन हमसे रब्ता करें, जो पॉसिबिलिटी जैसी होगी। कस्टमाइज़ का मतलब यही होता है कि आप जिस तरह की चीज़ चाह रहे हैं वो हम आपको डिज़ाइन करके देते हैं और उसमें आपको फुलफिल कराते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा है जैसे कि क्योंकि जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं और वो आपसे रब्ता करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल पैकेजेस क्या हैं? उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे, बिल्कुल जो ठीक। बिल्कुल आपका रेफरेंस देखिए मैडम इस वक्त मार्केटिंग कर गई। रहमान भाई, मैडम स्मार्टली खेल गई, इन्होंने कहा कि भाई हमारे देखने वालों को तो अलग से कुछ देना। आपके रेफरेंस वालों को बिल्कुल डिस्काउंट दिया जाएगा। जिंदाबाद। तो बस भाई जल्दी जल्दी कांटेक्ट करें, और अगर इन 10-15 दिनों के अंदर कोई कांटेक्ट करता है उसके लिए भी बता दें क्या ऑफर है। इस महीने जो कांटेक्ट करेगा ये सितंबर खत्म होने तक, तो वो स्पेशल डिस्काउंट जो का हकदार सितंबर होगा। में करता है कांटेक्ट, उससे सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंस है वो लिए जाएंगे, हमारी अपनी कोई जो सर्विस चार्जेस होती है। वेरी गुड, या जिंदाबाद। जबरदस्त। अच्छा अमजद भाई, आपने भी तो मुल्क से बाहर घूमे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के मामलात के लिए कहाँ कहाँ जाना हुआ? बेशुमार जगह जाना हुआ। उसमें जैसे सबसे पहले तो मैं मलेशिया की बात करूंगा। मलेशिया हम लोग गए, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की जो ट्रूली एशिया मार्केटिंग जो हमने की वो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। उसके बाद लंदन गए, वहाँ की में हमने प्रॉपर्टी की। उसके बाद फिर हम बोस्निया गए। बोस्निया हम गए, यूरोप का एक शहर है, एक मुल्क है, तो वहाँ भी हम गए। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है बिल्कुल, तो वहाँ भी हम गए। तो वो वहाँ पे मतलब इस तरह बेशुमार जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। बोस्निया के बारे में ज़रा बताएं, बिल्कुल नई एक वो है सर। बोस्निया अगर आपने याद होगा आपको 90s में एक यूगोस्लाविया एक मुल्क होता था, वो जंग हुई थी, तो उसके बाद तीन या चार रियासतें उसमें से बनी, जिसमें से ये एक वन ऑफ द मुस्लिम है, बाकी 3 जो हैं वो ईसाई या कैथोलिक जो भी हमको कह लें। तो इसी वजह से ये चौथा मुल्क है जो अभी तक इसको EU की मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली है। बाकी 3 को मिल गई है, शजर से उम्मीद है बाहर अप्लाई किया हुआ, यकीनन इसको मिल जाएगी इसको भी। लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन मुल्क कह लें, जैसे कह लें बड़ा डिसिप्लिन मुल्क कह लें, और बड़ा पुरखुलूस लोग कह लें ना, जिसमें मतलब उनके पास फालतू बात करने की जो है वो टाइम ही नहीं उनके पास ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मतलब नीट क्लीन पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आप पाकिस्तानियों को टीज कर रहे हैं? नहीं, मैं टीज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही मुल्क अगर हमारा भी बन जाए। आप तो हमें ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि हम लोग सब यहाँ पे अनहाइजीन रहते हैं। मतलब वो जो मैडम सुबह रक्शे वाले से लड़ अगर उनको देखा जाए तो बिल्कुल हम हाइजीन। मैडम रक्शे वाले से लड़ रही थी, मतलब आप मैडम की आप सोच देखें, मैडम कह रही है 600 रुपए तो तय हुए हैं, लेकिन तुम भी तो बैठ के आए हो, तो 300 रुपए तुम दो। देखे ना पाकिस्तानियों के 400 लेने थे। पाकिस्तानियों की अगर ये सोच है कि तुम भी बैठकर आए हो, हाँ, तो फिर वो ये बोस्निया कैसे बनेगा भाई? ये भी मैडम का अभी ना वो है, मैडम ने बड़ा रहम किया। मैडम ये भी कह सकती थी जैसे मुताहिर भाई ने कहा कि भाई आप आगे बैठकर आए, आप 400 रुपए दें,
तो ये वाली सूरत हाल जो आप है। क्या कह रहे थे मुताहिर भाई से मुताहिर बात भाई जी, आप क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था बिल्कुल सही मैडम ने कहा, जैसे कहा कि 600 उसने कहा, लेकिन उसने भी पूरी बात नहीं कही होगी और आपने भी पूरी बात नहीं समझी होगी। नहीं, मैंने समझा तो पूरा, मगर वाकई मुद्दा ये था कि वो आगे बैठ के आया तो उसे ज्यादा पैसे देने चाहिए। हाँ, लेकिन अब तो नहीं, वो बिना वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए वो तो अपने मुंह पे मार लेते हैं ना। खैर, बहरहाल आपके जो अभी नए मामलात हैं, अभी नए क्या आपने रास्ते खोले हैं अपने लिए, क्या क्या और प्लान किया है, क्या क्या और कर रही हैं आप? अभी जैसे मैंने निदा को बताया कि अभी तो करंटली जो है वो जो बिल्कुल नई चीज़ है वो एशिया कप हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन चल रही है, वो कर रहे हैं। बाकी जॉब है, ज्वेलरी मेकिंग है। उसी तरफ आ रहे थे ना हम, बार बार घूम के, आप समझ ही नहीं रही हैं। ज्वेलरी मेकिंग की तरफ आएंगे तो थोड़ी देर में आपको मैडम की तरफ से कुछ कहा जाएगा कि हमें कब पहुंचा रही हैं कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो क्या कहते हैं अभी, क्या कहता उम्मीदें बहार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल वो बिजनेस। आप सिर्फ उम्मीदें ही रखवा रही हैं हमें। नहीं निदा, एक्चुअली ये जो बिजनेस है मेरा बीगल के नाम से, इसको ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हुए हैं अभी। अच्छा, ऑनलाइन डिजिटल पे है ये, मतलब अभी 2 महीने बाद डिलीवरी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह। बाकी ये कि और भी प्लान्स हैं अभी ज़ाहिर है, जैसे कि अभी निदा ने कहा कि मैं होस्टिंग भी करती हूँ और हर तरह की होस्टिंग करती हूँ, इवेंट की होस्टिंग हो या टीवी पे किसी प्रोग्राम की होस्टिंग हो, तो है पाइपलाइन में प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह। बिना इतनी सारी चीज़ों को क्योंकि एक साथ मैनेज करना, और क्योंकि आप लड़की भी हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, जाहिर है घर के भी मामलात होते हैं, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी होती है, तो कैसे मैनेज करते हो? अच्छा, हाँ, मैनेज कैसे करते हो? देखो, अगर हम कोई काम जब आपको करने का शौक होता है निदा, तो आप खुद ब खुद मैनेज कर लेते हो। मैं माशाल्लाह हाउस वाइफ भी हूँ, मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी है, आपको पता है माशाल्लाह, लेकिन अब माशाल्लाह वो इस एज में आ गई है। एक तो बचपन से खैर मैच्योर ही थी, लेकिन अब जाहिर है वो इस एज में, हमारी बच्ची मैच्योर है, बचपन से बच्ची मैच्योर है, यानी उसने तंग नहीं किया। वो ऐसे बोलो ना, मैं तो डर गया। मैच्योर मींस कि वो बच्चे उतना जिद ये वो नहीं, वो बड़ी बच्ची है, वो हेल्पिंग हैंड रही है हमेशा से मेरा ना, तो माशाल्लाह खुद भी बहुत टैलेंटेड है वो। तो चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ इसलिए कि मुझे काम करने का शौक है, और मैं इस वक्त जो भी काम कर रही हूँ सबसे बड़ी बात यह कि उसमें उसके पीछे मेरा शौक है, ठीक है। बचपन से था टीचर बनेंगे, बन गए टीचर, ठीक है। फिर ज्वेलरी का खुद बहुत शौक था, एमिटेशन ज्वेलरी का मैं कह रही हूँ, गोल्ड का मुझे नहीं था। गोल्ड पिछले प्रोग्राम में हमारी रानी आपा बता रही थी, एक दफा सारे गोल्ड उतरवा लिए थे, मतलब बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल थी। आप इसमें हंस सकती हैं, मैं नहीं हंसूंगा, रानी आपा ये हंस रही है। रानी आपा नहीं, मैं तो सच बात है, जो थोड़ा बहुत पहनती भी थी रिंग्स वगैरह या चेन वगैरह, वो मैंने वाकई में एक टाइम था जब ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है एक इंसिडेंट, तो मैं अब नहीं पहनती। अच्छा, क्योंकि गोल्ड खवातीन को, हर औरत को, वो औरत ही नहीं जिसको सोना पसंद नहीं, पसंद है मुझे सोना, लेकिन मैं रखने के लिए पसंद है। वो मेरे लिए मुझे तो मानी बहुत, है, क्योंकि मुझे ना बेसिकली चेन्स वगैरह बहुत पसंद है, हाँ। मगर मैं सिर्फ इस डर की नहीं, नॉट फूड चेन नहीं, गोल्ड की चेन। सोना किस मामले में? ये कि खवातीन को बहुत पसंद है सोना। अच्छा, ये दोनों ही सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि वो बेचारी इतनी थक जाती है। हाँ, नहीं, क्योंकि वो बहुत थक जाती है और खवातीन को नींद बहुत कम मिलती है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती है ना, तो इस वजह से वो उनका टाइम पीरियड जो होता है वो रेस्ट वाला बहुत कम होता है। फिर उसके साथ अगर हम गोल्ड की बात करें ना, तो मुझे चेन्स वगैरह काफी पसंद थी, तो वो मैं पहले भाई पहन के घूमती थी। मुझे भी पसंद है, लेकिन फूड चेन बल्कि एक तोहफा मुताहिर भाई हमारे लिए लेकर आए हैं, तो वो उस तोहफे का डिजाइन ऐसा था कि जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मुझे लगा कि पिज्जा है। और चूंकि हमारे जो बॉस हैं वो अगर हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, बिलाल करीम साहब, पिज्जा भी खिला दें कभी, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैंने कल रात ही खाया। अरे मैडम ने कल रात पिज्जा खा लिया, वेरी गुड। हम सिर्फ सोच रहे हैं, पर्ची पे लिख के देखते हैं। रहमान भाई की तरफ आते हैं। बॉस, कैसे वक्त निकाला अफसाना लिखने के लिए, शायरी करने के लिए, बाकी मामलात के लिए? एजुकेशनल बड़ी टफ जॉब थी, और घर के मामलात कैसे रहे? मतलब आपको इतनी इजाज़त मिली कि आप ये सारा वक्त दे सकें? असल हुआ ये है कि मैंने अपनी शख्सियत के 3 पहलू बना लिए भाई, सुभान अल्लाह। 3 एरिया। मेरी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है घर की, बीवी बच्चों के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने उसके ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने दी, क्या बात है। पूरा वक्त दिया अपनी मिसेस को भी, अपने बच्चों को भी, पढ़ाना लिखाना सब उनके साथ किया मैंने। मेरी 4 बेटियां, चारों की शादियां हुई। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी बहनों का नसीब सब खुश होकर में अपने घरों में। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है माशाल्लाह, बाकी एजुकेशन में है सब।
तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मैंने शसर किया अपनी जॉब की। सही। मैंने जॉब में कहीं नहीं मालूम होने दिया कि मैं अफसाना निगार हूँ या शायर हूँ या क्या हूँ। मेरे बॉस से इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, बिल्कुल सही। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। और तीसरी मेरा जो है ज़िंदगी का हिस्सा वो मेरा अदब है, उसे मैंने किसी को हावी नहीं होने दिया। सही। वो अदब अलग है और वक्त मिल जाता है अगर आप क्रिएटिव हैं, तख्लीक करना चाहते हैं, अगर आप संजीदा हैं अपने काम में, जैसे आप कह रही हैं कि ज़ाहिर आप भी निकाल लेती हैं, ज़ाहिर इतना सारा काम कर रही हैं आप, तो अब ये शौक का तो कोई मोल नहीं ना मंसूर साहब, वो खुद ब खुद अच्छा, जाती वो हैं। मैंने अक्सर क्योंकि ये चीज़ भी नोट की अच्छा है। मैडम एक बात और, मैं रात को बैठ के लिखता हूँ जब सब सो जाते हैं ना, बिल्कुल पूरी तन्हाई खामोशी में, फिर मैं लिखने के लिए बैठता हूँ। नहीं वो मुझे असल में सवाल के पसे पर्दा जो था ना, वो एक अकबर इलाहाबादी का शेर था, तो वो मेरे जहन में कहीं गूंजा था कि इरशाद डरे नहीं अंग्रेज फौज से, अकबर कभी डरे नहीं अंग्रेज फौज से, लेकिन शहीद हो गए बेगम की नौज से। कहीं भाभी ने कहा भाई तुम सारे दिन के बाद आए हो और फिर रात में बैठ के लिख रहे हो, लाइट बंद करो। नहीं वो मैंने बैलेंस किया है। अच्छा। बहुत बैलेंस किया है। अच्छा, लाइफ में ना बैलेंस होना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बैलेंस से मुझे याद आया कि हम लोग अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। और अगर इस ब्रेक में चाय आ जाए तो क्या ही मजा है ना। तो हाजिर होते हैं नाजरीन ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी, मगर इसी के साथ साथ ही क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाहती हूँ कि कुछ तो इंटरेस्टिंग और हो और कुछ एंटरटेनिंग भी हो। और आपने चाय भी पी ली है। और हाँ, क्योंकि मैंने चाय भी पी ली है, तो चाय का आशिक जो होता है ना, वही जान सकता है इस वाइब को। कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो चाय पीने के बाद खुलती हैं। वैसे तो कहते हैं कि बिल्ली 6-7 घर घुमा ले तो बच्चों की आंखें खुल जाती हैं। रहमान भाई इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहा है अदामत पसंदी के हवालों में, पता नहीं। रहमान भाई से याद आया, आप ब्रेक में कुछ बात कर रही थी। मैं वही बात कर रही थी कि भाई रहमान भाई, आप हमें कोई एक अच्छा सा कोई पहला ऐसा शेर सुनाए। पहला ऐसा शेर नहीं, आप भूल गई। पहला ही शेर सुनाया। पहला ही शेर आप बात कर रही थी। पहला ही शेर सुनाया। वो शेर जो मतलब वो जो सिर्फ एक ही शेर था, जो अधूरा शेर था, गजल ना हो सकी। हाँ। अच्छा, अभी प्रोग्राम की ये ब्रेक के दौरान भाई ने मुझसे सवाल कर लिया कि वो शेर हुआ कैसे था। भाई अच्छा है। हाँ। भाई वाह 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 वाह, अच्छा है। तो मैं चलिए अर्ज कर देता हूँ कि आई वॉज क्वाइट यंग, 69 की बात है ये, मैं मैट्रिक में था। तो अपने दोस्तों के साथ हम कहीं घूमने उमने गए हुए थे, तो एक चेहरा नजर आया मुझे। हाय और चेहरा, वो चेहरा, ये शायरों की यही तो सर और बेशक वो बहुत पुरकशिश और बहुत ही अट्रैक्टिव था, अपीलिंग। तो एक शेर हो गया बस। मैंने कभी शेर नहीं कहा था, वो पहला शेर हुआ। सुन लीजिए। जी जी, इरशाद। रह गए सुन के बाज़गश्त अपनी, रह गए सुन के बाज़गश्त अपनी, जब भी चाहा तुझे सदा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। रह गए सुन के बाज़गश्त अपनी, जब भी चाहा तुझे सदा देना। वाह। बस वो एक ही शेर हो सका और फिर जाहिर है फिर वो गजल बनी। लेकिन उसके बाद तो कई गजलें नजर से गुजरी होंगी ना, उसके तो बाद कोई गजल आता। ही सुना दे। चलिए मैं अर्ज कर देता हूँ। फिर उसके बाद तो जाहिर है शायरी की बहुत मुशायरे पढ़े, कराची में भी, कराची से बाहर भी पढ़े और अच्छे मुसनद शोरा के साथ पढ़े। फिर 72 में मार्च 72 में पहला अफसाना लिखा था मैंने, वो भी एक चैलेंज के तौर पर। तो फिर वो अफसाने शुरू हो गए। तो अब ये कि मैं अपनी पहचान अफसाना निगार ही चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर तबीयत चूँकि मौजू है तो शेर भी होते रहते हैं। अच्छा, 5 मजमूए मेरे आ चुके हैं माशाअल्लाह। पहला 88 में आया था, दूसरा 2001 में आया था, तीसरा 2012 में,
चौथा 2018 में माशाल्लाह। और पांचवा 2023 में। जबरदस्त। अब छठा तैयार है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। वैसे तो 4 की गुंजाइश होती है, वो इजाजत ले लेंगे। अच्छा ठीक है। गैप भी तो फुल कर रहे हैं। तो पहला था आईने में सूरज, दूसरा बेशत आसमान, तीसरा पानी पर लकीर, चौथा पानियों में घुलती जमीन और पांचवा मुट्ठी भर जिंदगी। अब छठा आ रहा है कहानी जो रह गई। अरे और ये वो उसका कनेक्शन उसी से है जो पहला शेर अधूरा हाय था। हाय 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 हाय। मतलब आप इस कहाँ बात जोड़ा, को बीना ने कहाँ जोड़ा ले जाके? नहीं, आप ये इस लग रहा है बात मुझे। को ये कह सकते हैं जहाँ से चले थे वहीं वहीं आ हाँ, गए। तो ये बात भी साबित करती है कि दुनिया गोल है। गोल है। अच्छा, इसी के साथ मैं मुताहिर भाई की तरफ जाती हूँ। मुताहिर भाई की आप तरफ कहाँ से बताएं चली गई? भाई। गजल सुन रहे थे हम। अरे हाँ, पर आप अपने चलिए गजल तो सुनाएं। वो दवा जो है पहुंचाई जाए मैंने। चलिए साहब, हाँ अर्ज किया है कि तुझे सितारा मुझे पायमाल कर तो दिया, तुझे सितारा मुझे तुझे पायमाल सितारा कर तो दिया, मुझे पायमाल कर तो दिया, इस इश्क ने हमें इबरत मिसाल कर तो दिया, जबरदस्त। इस इश्क ने हमें इबरत इबरत मिसाल। मिसाल कर तो दिया, तमाम हर्फ ही सरफे बयाने हुस्न हुए, आहा, तमाम हर्फ ही सरफे बयाने हुस्न हुए, अब और क्या तुझे रश्के जमाल कर तो अरे भाई दिया, वाह, अरे भाई वाह, बहुत उम्दा, अब बहुत और उम्दा, क्या बहुत उम्दा। तुझे रश्के जमाल कर तो कर तो दिया, दिया, वाह। हम ही थे चेहरा हस्ती पे एक जख्म सो आहा, हम ही थे चेहरा हस्ती पे एक जख्म सो हम ले मर गए हैं तो क्या इंदिमाल कर तो दिया, ले मर गए हैं तो क्या इंदिमाल कर तो दिया, हर एक बज़्म में एक तू है और बस तू ही, अरे भाई वाह, बहुत उम्दा। हर एक बज़्म में एक तू है और बस तू तू ही ही, है, उम्दा। तुझे तमाम मुझे खाल खाल कर तो क्या दिया, बात है, अच्छा है, क्या तुझे अच्छा मिसरा है। तमाम बहुत उम्दा, मुझे खाल खाल कर तो दिया। दिया, बहुत उम्दा। तुझे सितारा मुझे पायमाल कर तो दिया, वाह वाह वाह। इस इश्क ने हमें इबरत मिसाल कर कर तो तो दिया। दिया। अल्लाह। बहुत मैडम उम्दा, के जहन में बहुत ख्याल आ रहा है कि वो एक काफिया रह गया, माला माल कर तो मैडम। अच्छा, मैडम भी बस शायरी करती हैं। शायरी में यही चीज नहीं मैं होती। आपको बताऊं, आप लगाइए ना जरा। मैडम भी शायरी करती हैं। मैडम जरा लगाइए ना। मैडम ने क्या कहते हैं चैट जीपीटी पे और एआई पे अपनी गजल डाली और एआई ने देखा और कहा ये तो जॉन एलिया की है। मतलब एआई को पता ही नहीं है कुछ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा, एआई का ये नुकसान है, ये नुकसान भी है। एआई का मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि मशीनें या टेक्नोलॉजी आपके लिए आई है, मगर आप उसके हाथों कंट्रोल नहीं हो, उससे अपनी ज़रूरत के अपने तहत कंट्रोल में कंट्रोल रखें। करो, ठीक है। क्योंकि एआई से आप हर चीज़ क्रिएट कर देते हो, ठीक है, और वो लिख कर भी दे देता है, ऐसा भी है, मगर अगर आप इसे अगर सही तरीके से यूज़ करें ना, तो एआई को भी एक एक बात बतानी जी, ऐसे पड़ती ही, बिल्कुल है। ऐसे। क्योंकि मैं एक सीन लिख रही थी, मुझे अभी भी याद है, और तरतीब तो भी वो देनी मुझे अगर मैं उसे खुद राइट कर लेती पेंसिल से या पेन से, तो बआसानी लिख लेती। क्योंकि मैं एआई के ऊपर गई तो मुझे 2.5 घंटे एआई को सिर्फ ये बात समझानी पड़ी कि मैं क्या चाहती मैं हूँ। लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मंसूर मैं लिख रही हूँ, तरकीब भी ये देनी मैं ही हूँ पड़ती कि है। लिख रही हूँ। वही ना, जैसे मैडम ने रिक्शे वाले के साथ रियायत की, एआई ने इनके साथ रियायत रियायत कर की। दी। एआई ये भी कह सकता था अस्सलाम वालेकुम जॉन एलिया साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, 2.5 घंटे लगे इनको ये बात समझाने में कि मैं ही लिख रही हूँ ये। नहीं, मैं ही नहीं, वो सीन, अच्छा जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ ना, तो वो मुझे प्रॉपर वो लिख कर नहीं दे रहा, मतलब वो वाले word सीन तो- लिखती नहीं है एआई। नहीं, मैं वो वाले, कामचोर लग रहा था मुझे एआई। हाँ, वो एआई दरअसल ना थक गया था। तुम्हें गलत ज़्यादा AI तो नहीं सीन मिल गया, लिख-लिख अमिता? 2.5 घंटे में आपने खून पिया उसका। अच्छा, एक बात मैं 2.5 घंटे बाद तो थक ही जाएगा ना वो। एआई जो है वो तख्लीकार नहीं है, हाँ, बिल्कुल। एक मशीन है जो आपको आपको वर्ड टू वर्ड बताना नहीं, पड़ता है कि आपको ये मशीन है। हाँ। आपको जो चीजें जोड़ कर दे रहा है वो क्रिएट थोड़ी कर रहा है। कौन सी मशीन है, तख्लीकार तो आप हैं। अच्छा, अगर हम क्योंकि शायरी के ऊपर थे, तो मैंने उस वक्त मेरे जहन शायरी के ऊपर हम नहीं थे। ऊपर थे, इसका मतलब है शायरी नीचे से चीख रही थी। वो शायरी ठट्टा में खत्म हो करा रही ठट्टा में थी। ना, ठट्टा में थी ना, वो शायरी ठट्टा नहीं, मगर बीना से- मैं बीना से भी मैं सुन लो। इनकी तरफ आ रही थी। फिर इनकी तरफ आएंगे बीना से, ताकि वो माहौल बना हुआ ना कुछ शेर व शायरी का। अच्छा, अच्छा, बीना से भी चलो, सुन बीना लेते हैं, आप फिर आ आते हैं मुताहिर भाई की तरफ। चले भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ निदा बीना बोलिए। कोई ऐसी गजल सुनाए अच्छा, आपसे अच्छा, नज़्म जो- कहती है या- जॉन एलिया की ना हो। नहीं नहीं, हाँ वो सही और है। जो एआई से अच्छा, क्रिएट बीना ना आपको हो। गजल नहीं, भी नहीं, कहती है ये- या सिर्फ नज़्म कहती है? मैं नज्म भी कहती हूँ और गजल भी।
یہ لیکن فی الحال نظم آپ نظم سنا رہے ہیں. عطا ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کافی سال پہلے لکھی تھی میں نے. یہ آئی جس وقت نہیں آئی تھی. ہاں سب سے بڑا یہ اس وقت نہیں آئی تھی. تم کو اختیار ہے, خواتین پہ لکھی تھی میں نے یہ, تم کو اختیار ہے. پہچانو اپنے آپ کو, توڑ دو حصار کو. پہچانو اپنے آپ کو, توڑ دو حصار کو. تم حسن کائنات ہو, غالب کی تشبیہات ہو. تم عزت ہو, اعتبار ہو, تم قوم کا وقار ہو. کیوں پابہ زنجیر ہو, کیوں پابہ زنجیر ہو, کیوں پاسباں ہو صرف تم فرسودہ روایات کی. کیوں پاسباں ہو صرف تم فرسودہ روایات کی. نکلو باہر خول سے, گھٹی گھٹی سی دھول سے. کیوں آگ میں جلو گی تم, کیوں آگ میں جلو گی تم, کیوں بھائی کی جگہ مرو گی تم. یہ آسماں تمہارا بھی, یہ آسماں تمہارا بھی, کھول دو پروں کو اب. دکھاؤ اپنا ہنر تم, بدل دو اب تاریخ کو, بدل دو اب تاریخ کو. بتا دو سب کو زور سے, بتا دو سب کو زور سے, رہے نہ خوش فہم کوئی. بتا دو سب کو زور سے, رہے نہ خوش فہم کوئی. تم ہو ایسی روشنائی جو مٹے گی نہ تیزاب سے. تمہیں روندنے کا شوق لے کر آئے گا جو اب کبھی وہ پھر پلٹ نہ پائے گا, وہ پھر نہ گھر کو جائے گا. کوئی عام شے نہیں ہو تم, کوئی عام شے نہیں ہو تم, رونق ہو تم, رحمت ہو تم. تمہاری گود میں سویا ہوا قوم کا معمار ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے. تمہاری گود میں سویا ہوا قوم کا معمار ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے. تم کو اختیار ہے, تم کو اختیار ہے. رخ ہوا کا موڑ دو, تازہ ہوا کو آنے دو, روزنوں کو کھول دو. پہچانو اپنے آپ کو, تم کو اختیار ہے. تم کو ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت غزل تھی اور نظم تھی, اور ان کی نظم سے نا کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں, اور اس ٹاپک کے اوپر بھی کیونکہ ہم جاتے ہیں کافی لیکن دیر سے ہم طاہر بھائی سے بات کرنے کی طرف جا رہے تھے, اور یہ نظم جو ہے نا یہ میڈم کے اندر ایک ایسا کرنٹ پیدا کر رہی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, یہ کل رکشے والے کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ الفاظ نہیں دیں گی. ہم کو اختیار ہے. تو وہ 300 میں لڑنے کی نا, ان کے ذہن میں پھر 400 آیا. اب یہ اس سے بھی نہیں. دیکھیے دراصل بات یہ, وہ رکشے والا بھی تو ایک مرد تھا نا, تو ایک مرد دوسرے مرد کو سائڈ دے رہا ہے. ایسا ہی طاہر بھائی سے پوچھیں. اچھا چلے, ابھی تو کیونکہ ان کی غزل کے بعد, ان کی نظم کے بعد ٹاپک بالکل ہی چینج ہو گیا, تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بھابھی کو دیکھ کے کوئی شعر؟ نہیں, بھابھی کو دیکھ کے کیوں ڈائریکٹ کیوں آ رہی ہیں؟ پہلے کسی اور کو, بھائی فوراً تھوڑی شادی ہو گئی. آتش جب جوان تھا تو پہلا چہرہ کون پسند آیا, اور وہ اس عمر ہر آدمی لکھتا ہے. آپ کیا چاہ رہے ہو, گھر نہیں جائے؟ بھابھی کو دیکھ کے شعر نہیں آتا. آپ کیا چاہ رہے ہیں, وہ گھر نہیں جائے؟ شاعری میں انٹرسٹ میرا اتنا زیادہ خاص نہیں ہے نا لکھنے کا, بس کبھی جون ایلیا کے یا مرزا غالب کے کبھی کوئی شعر پڑھ لیا تو وہ ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے, آپ نے بولا تو دیکھیں گھر جانا رہتی, بہت سارے چہرے تھے جن پہ شعر سنے بھی دیکھے. طاہر بھائی میرا سوال یہ ہے, دیکھیں جس وقت آتش جوان ہے نا, آپ اس ایک خاص ایج میں آئے ہیں, اس خاص ایج میں جب جن سے مخالف کا کوئی چہرہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے, پسند آتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں باوجود اس کے کہ شاعر نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک شعر ہے وہ سناتا ہوں میں آپ کو. وہ میں نے اپنی ہر ڈائری میں, ہر بک کے پیچھے ہم نے لکھا تھا. قسم ان مست آنکھوں کی میں وہ لبریز ساگر ہوں, جو مستی میں جھلک جاؤں تو میں خانے لے ڈوبوں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ارے حضرت ایسا کوئی سمراٹ ہی نہیں ہے, ہر آدمی سمراٹ ہے. اچھا, کیونکہ ہم ان کی نا نظم کے اوپر تھے, وہ بات نہیں, ہم رکشے کے اوپر میں رکشے کے اوپر نہیں تھی. نظم یاد رہے گی, یہ نظم ندا بھی ان سے لے بھی لے گی. ہاں, یہ نظم یاد رہے گی. ان کی بات سے دیکھیں, پتہ ہے مجھے یہ بات یاد ہے کیونکہ یہاں پہ عورت کی بات ہوئی, اور عورت کا کیونکہ کوئی ایک روپ نہیں ہوتا, صحیح ہے, وہ ایک اچھی ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, اور ایک اچھی دوست بھی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو
हम थोड़ी देर पहले अपने शो में तरबियत के ऊपर बात कर रहे थे। बेसिकली जो हमारे माशरे के अंदर आपने कहा तरबियत की कमी है, तो ज़ाहिरी बात है बच्चों का जो ज़्यादातर ताल्लुक होता है ना तो माँ से होता है, क्योंकि बाप तो काम पे चला जाता है। ऐसा नहीं है, बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मगर माँ ने ज़्यादा टेक केयर करना होता है। अच्छा, आजकल का जैसे ज़माना है, टिकटॉक आ गया है, इंस्टाग्राम और भी दीगर ऐप्स आ गए हैं, तो माएँ अक्सर ये करती हैं कि फ़ोन लगा के, टैब्स लगा के अपने बच्चों को दे देती हैं और वो दिन भर उसके अंदर लगे रहते हैं। तो इस बीच के अंदर ये जो गैप आ रहा है माँ और बच्चे के अंदर तरबियत का, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को निदा बीना निदा ये है बीना के नज़म से यानी रिलेट करूँगा। इन्होंने कहा कि सब औरत की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, साहिब इख्तियार भी है, बिल्कुल जिम्मेदार भी है, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आयद होती हैं। तो जैसे आपने फरमाया कि बुनियादी जो है जिम्मेदारी वो तो माँ ही की है तरबियत करने की। अच्छा, अभी हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे बाहर बैठे हुए कि मर्द की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मर्द बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अदा करता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, लेकिन जो तरबियत का जो हमें वो है ना उनसुर, वो हमें माँ के यहाँ से मिलता है। और कहा भी जाता है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली तरबियत ऐसा ही है। तो वहाँ से हमें अगर हमें तरबियत मिलेगी और जो बच्चे को हम सिखाएंगे, पहले मैं थोड़ी सी बात अगर आपसे अर्ज़ करूँ तो मैं मेरे एक अफसाने का एक वो है टुकड़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक सवाल किसी ने किया कि क्या तुमने कहानियाँ सुनी हैं? अगर तुमने कहानियाँ सुनी हैं तो कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे भूख और प्यास के पुराने बूढ़े दरख्त की एरियल रूट्स होती हैं। क्या बात, ये अफसाने का मेरे की इक़्तिबास है। और फिर उसे मिसालें दी कि वो लालची कुत्ते की कहानी, भेड़ी की कहानी, बकरी के बच्चे की कहानी, दो बिल्लियों के लड़ने की कहानी, बंदर की कहानी। हम बचपन से बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते हैं भूख और प्यास की, और बड़े होते होते हम खुद भी उन कहानियों का किरदार बन जाते हैं। ऐसा ही। तो जो बच्चे को आप पहले दिन सिखाएंगे ना, आपसे मुराद मेरी माँ औरत, तो वही बच्चा वो जहन में सवाल लेके पैदा होगा, बड़ा होगा। हम कहानियाँ ही वो सुनाते हैं। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक अफसाना पढ़ा, उसमें बच्चे को काम करने के बारे में है, वो कोयले की कान का पस मंज़र है, तो अफसाना है खातून का, साइमा समीम का अफसाना है, बहुत अच्छा अफसाना है। तो उन्होंने लिखा कि साहब बच्चे को कहानी सुनाई गई कि अगर तुम मेहनत करोगे जाके इस कान में, कोयले की कान में, तो तुम्हें हीरा मिलेगा। अब वो बच्चा हीरे की ख्वाब लेके अब वो कोशिश में है, तब कोशिश कर रहा है कि मैं मेहनत करूँ, मशक्क़त करूँ, मुझे हीरा मिलेगा। तो अर्ज़ करने का मतलब मेरा ये है कि जो बच्चे के जहन में हम डालेंगे वही चीज़ इब्तिदा में, शुरू में, वो वही ख्वाब लेके पैदा होगा, वही ख्वाब लेके आगे बढ़ेगा। हम उसे भूख प्यास की कहानियाँ सुनाएंगे, वो भूख लेके आगे बढ़ेगा। तो हम बड़े होते होते उन्हीं वही किरदार बन जाते हैं। कोई भेड़िया बन जाता है, कोई लालची कुत्ता बन जाता है, कोई मासूम बकरी के बच्चे बन जाता है, हम वही बन जाते हैं। बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू नाजरीन आपने सुनी रहमान निशाद भाई की, और बुनियादी नुक्ता ये है कि इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साहब। और ये हवाला आज आप मैं बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुश होता हूँ हर उस ख़बर के साथ जो पाकिस्तान को कहीं एक कदम आगे ले जा रही होती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अमजद भाई, अरबाब इख्तिदार, अरबाब इख्तियार एक पेज पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि आगे कैनवस ब्रॉड हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है। मुताहिर भाई, जब आप देखते हैं हालात के तनाजुर में, वो एक ख़ास मामलात थे जिनकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस आई और सारे मामलात, आगे कहीं बेहतरी का हवाला कहीं महसूस होता है आपको कुछ? देखिए, बेहतरी का बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएंगे। बात ये हुकूमत हमारी इस पे पॉलिसीज़ पे गौर करे, और इसके ऊपर हम आपके चैनल के तुफैल भी अभी इस वक्त यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, और दूसरी जगहों पर भी इसके प्रोटेस्ट किए गए कि इन चीज़ों को आसान बनाया जाए। आसान बना के जब लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक वहाँ से रहनुमाई भी मिलती है ना। आपको पता है वो तो इस्लामी कल्चर के हिसाब से करबला एक सबक है, सही है। तो बंदे वहाँ जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ जैसे इन्होंने भी बोली
کہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو کام ہے نا وہ شعور کا ہے، شعور کی کمی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور بھی ہونا چاہیے. ہمارے بچے پڑھ تو رہے، ضرور پڑھ رہے، لیکن انہیں شعور نہیں دیا جا رہا. وہی رٹا والی سلسلہ ہے جو جیسے انہوں نے بتایا کہ بس پوزیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک گاڑی دکھا دی ہے، اس گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہو. یہ نہیں بتائی وجہ کیا گاڑی کے پیچھے بھاگنے کی، بس یہ پتا ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہے، بھاگتے رہو. تو یہ مین چیز ہے، ان کے اوپر کام ہے. باقی انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس پہ پالیسیز پہ کسی سطح پر آپ کی گفتگو ڈیلیگیٹس کی صورت میں آپ کے کوئی ایسوسیشن؟ جی بالکل، ہماری سالار ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، مولانا علی انور اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی جگہ محسن نقوی کو بھی اور گورنر سندھ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہاں پہ میسیجز دیے ہیں، اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہے. باقی میٹنگز ہو رہی ہیں ہماری. انشاءاللہ اس پہ لائے عمل بنایا جا رہا ہے اور بہت جلدی اس پہ پروٹیسٹ کر کے اور اس کا سلوشن کوئی نہ کوئی نکلے گا انشاءاللہ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں بینا کے اوپر آتی ہوں کہ پھر رکشے پہ آئے نا میڈم. نہیں یار مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا. اچھا بینا کی طرف میں جاتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپسی آتے ہیں، پھر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. اور ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور ہمارے جو کچھ سوال تھے وہ ابھی بھی ادھورے ہی ہیں، مگر اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ بریک میں ہوا ہے وہ بتائیں نا. بالکل وہ بتاتی ہوں، کیونکہ مطاہر بھائی کی طرف سے مجھے ایک گفٹ ملا ہے. اس کے اندر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، مگر تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں یہی بات اگین کہوں گی، کیونکہ دیکھیں جو یہ کام کرے بہت ہی نیک کام ہے، اور کسی بھی انسان کا اس طبقے کا ایک درد رکھنا، اس طبقے کا ایک دکھ رکھنا، ایک اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے سوچا، کہ آپ کے لیے فیسلٹیز دیں، وہ آسانیاں دیں، وہ بجٹ دیا جس کے اندر آپ بآسانی جائیں اور زیارتیں اپنی مکمل کریں. تو ہمارے جتنے بھی ٹیلی ویژن اسکرین کی جانب سے دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ ان کے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے پیج کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں بینا کی طرف آؤں گی کہ بینا، کیونکہ آپ کا اور میرا جو ایک دور گزرا بچپن کا مطلب آپ دونوں ساتھ کھیلے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آگے پیچھے تھوڑا سا ہو گیا ایک مرد نہ ہمیشہ دوسرے مرد کی سائڈ لیتا ہے. ابھی مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس رکشے والے کے ساتھی تو نہیں ہے، یہ پارٹ یہ ہو سکتا ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، کیونکہ میں لاسٹ ٹائم اسی آٹو والی کی رائٹ سے آ رہی تھی، تو وہ اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ نہیں سے مل رہا تھا. بالکل صحیح ہے، میں اپنے بالوں سے پہچانا جاتا ہوں. ہاں چوٹی کا آدمی. اچھا، تو ہمارا ایک جو بچپن کا دور گزرا، ایجوکیشن جو ہمارا سسٹم تھا، ہمارے جو ٹیچرز تھے تو وہ بہت فرینک تھے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے. ایون ایسا نہیں ہے کہ سخت نہیں تھے، سخت تھے. اس ٹائم پہ بھی چیزیں سمجھائی جاتی تھیں، مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے کسی طریقے سے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ پڑھو. بلکہ اس وقت ایک بہت پیاری مثال ہمارے بڑے بھی ہمیں دیتے تھے کہ گدھے پہ کتابیں لاد دینا. ٹھیک ہے، تو بڑے یہ بولتے تھے کہ گدھے پہ کتابیں نہیں لاد دو، جو پڑھ رہے ہو اس کو سیکھو، اس سے شعور حاصل کرو. ہاں، اب کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ٹیچرز ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے کیا اساتذہ میں اور ابھی کیا اساتذہ میں؟ ندا، بہت اچھا کوسچن ہے تمہارا، اور ابھی اس سے ہمارے محترم جو ہے مہمان صاحب بھی بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ. بہت فرق ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات ضرور اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ٹیچر یعنی استاد، ہر شخص استاد نہیں ہوتا. یہ میرا پرسنل ایک ذاتی رائے، اور میرا صرف ایسے ہی ذاتی رائے نہیں ہے، میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اگر میں اس جملے کو سمجھوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ٹیچر استاد نہیں ہوتا. چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں. ویسے ہر ٹیچر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آسمانی چیز ہے، ایک نیچرل ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے.
کیونکہ ابھی میں نے تم نے فرق کی بات کی، تب میں فرق پہ آ جاتی ہوں. آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے لڑکیاں بچے لڑکے نئے پڑھ کے نکلتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، کوئی جاب نہیں مل رہی ہے جو ان کا اصل گول ہے، جو ان کا اصل ٹاسک ہے. اچھا نوکری نہیں مل رہی، چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں. اچھا پھر ایسے لوگ، ایسے بچے، ایسے بچیاں جب ٹیچنگ کرنے آتی ہیں اور استاد کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں تو پھر وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے. ان کو صرف اپنی سیلری سے مطلب ہوتا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں کب گزرے گا. یہ ٹیچر نہیں ہوتا. ٹیچر وہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں آپ ایگزامپل سے بھی اس کو مزید اچھے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی. فار ایگزامپل میں میتھس پڑھاتی تھی، میں ابھی ٹیچنگ نہیں کر رہی، بہت لمبے عرصے تک میں نے میتھس پڑھایا ہے، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ یہ ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا کہ میتھس پڑھانے گئی ہوں، کیمسٹری پڑھانے گئی ہوں، فزکس پڑھانے گئی ہوں، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرے کا کارآمد شہری بھی بنانا ہے. یہ بھی استاد کی ہی ٹاسک ہوتی ہے، چاہے آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، آپ فزکس پڑھا رہے ہوں، آپ میتھس پڑھا رہے ہوں. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا کام تھوڑی اسلامیت کی ٹیچر کرے گی، ایسا نہیں ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے اور یہ میرا روٹین ہوتا تھا کہ میں جو بھی میرا کوسچن ہے میتھس میں، جو بھی ہمارے ٹاسک ہوتا تھا اس کو کیا، لیکن 2 منٹ میرے پیریڈ میں ایسے ہوتے تھے جو تربیت، کوئی بچوں کی کوئی بات سے بات نکل گئی، آپس میں کوئی لڑائی کر رہے ہیں، کسی چیز پہ بحث ہو رہی ہے، کسی کو موقع نہیں دے رہے، کسی کو جگہ نہیں دے رہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری نظروں میں آ جاتی تھی نا، اس کو پکڑ کے میں 2 منٹ کا لیکچر ضرور دیتی تھی. تربیت کا حصہ، یہ تربیت تھی. واہ واہ. اور یہی اصل ٹیچر ہے. وہ ٹیچر جو آئے ایک مشنری انداز میں آئے، بورڈ پہ کھڑا ہو، اسے مطلب نہیں ہے کہ پیچھے والا بچہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، کوئی اسے سن بھی رہا ہے، کوئی اسے دیکھ بھی رہا ہے. کلاس کا ایک ماحول کریٹ کرنا، اس کے بعد ٹیچنگ کرنا ایک اصل ٹیچر ہوتا ہے. پہلے فیوریٹزم ہوتا تھا کہ بھئی وہ فلاں ٹیچر ہماری بہت فیوریٹ ہے، ریزن ہے نا، شفقت، محبت. ٹیچر سے ملنے کے لیے ہم ان کے بچے گلاب کا پھول میں خود لے کے جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ کیاری سے روزانہ میں نے باری لگائی ہوئی تھی، گلاب کا پھول توڑ کے آج اس والی مس کو دیا، نیکسٹ نکلے گا نا اماں میں اس والی ٹیچر کو دوں گی. یہ ایک رشتہ بن جاتا تھا. روحانی ماں باپ ہے نا، لیکن اب مجھے وہ روحانیت نظر نہیں آ رہی. اور وہی فرق ہے جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے بچوں کی بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بیہیویئر میں، ایک دوسرے سے تعلقات اور دوستی کو نبھانے میں. وہ خلوص نہیں ہے، وہ مسنگ ہے، سیلفش ہو گئے ہیں. ہاں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں. جبکہ ہمارے استادوں نے، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ نہیں بیٹا شیئر کر کے کھاؤ، ہے نا. اگر لڑائی ہو گئی ہے چھوڑ دو، بدلہ نہیں لو، جھوٹ مت بولو. یہ سب مسنگ ہے، اور یہی چیز جو مسنگ ہوئی ہے، یہی آپ کو جنریشن کا فرق نظر آ رہا ہے. بالکل. اچھا کیونکہ یہاں پہ ٹیچرز کی بات ہوئی نا، اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ان ماں باپ کے لیے جاننا چاہوں گی، اکثر کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیچرز جو ہیں بچوں کو سمجھا رہے ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، مگر کچھ ماں باپ بھی اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ اس ٹیچر کو ہی الٹا باتیں سنا دیں گے، تم نے ہمارے بچے کو ڈانٹا یا ہمارا کیسے. اچھا دیکھیے میں عرض کروں، ایک تو میں آپ کی گفتگو میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں. جی ٹیچنگ پروفیشن نہیں ہے، مشن ہے. یہ ایک مشن ہے، پروفیشن نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کروں، پیغمبرانہ پیشہ بھی کہتے ہیں، اگر پیشہ ہے بھی تو پیغمبرانہ ہے. اچھا دوسری بات میں عرض کروں کہ یہ ٹرائنگل ہے، یہ بالکل بچے، استاد، والدین اور طالب علم، بالکل یہ ٹرائنگل، ان میں سے ایک بھی پہلو کمزور ہوگا نا تو نہ تربیت ہو پائے گی نہ تعلیم ہو بہت پائے اچھی گی. بات، بہت اچھی بات. اور یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ جو بچوں کے حوالے سے پیرنٹس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ جواب بہتر امجد قریشی دیں گے جو اپنا باقاعدہ اسکول چلا رہے ہیں. سر پیرنٹس تو ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ سے سنا تھا کہ جی وہ اس زمانے کے پیرنٹس جو ہوتے تھے جی استاد کو کہتے ہیں کہ جی گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری. ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. آج اگر آپ انگلی بھی لگا لیں تو وہ وہی بقول ندا کہ آج ایسے چڑھا کے جی آپ نے کیوں مارا. حالانکہ وہ استاد کا ایک کیا نہیں چاہیے، اس کا حق ہے، استاد کا حق ہے. استاد اگر شفقت کرتا ہے، میرے محترم اس بات کی تائید کریں گے، استاد اگر شفقت کرتا ہے، جیسے بینا نے بھی کہا کہ روحانی باپ ہے یا روحانی ماں ہے وہ، تو روحانی ماں باپ کے پاس اگر شفقت کرنے کا حق ہے اور پیار کرنے کا حق ہے تو اس کو تنبیہ کرنے کا اور ڈانٹنے کا بھی حق ہے. لیکن آج کل وہ حق ان لوگوں سے لے لیا گیا ہے، نمبر ایک. دوسری بات آپ نے جیسے کہا اور بینا نے بھی یہ کہا کہ آج جس کو کوئی کام نہیں ملتا یا جب اس کا گول ہی نہیں ہے تو وہ اس میں انٹرسٹ کیا دکھائے گا، اس کو پیشن کیا دکھائے گا، اور جب پیشن نہیں دکھائے گا تو وہ نہ تعلیم دے سکے گا، نہ چھوڑ دے سکے گا، نہ تربیت کر سکے گا. تو ٹوٹل ہمارا یہ نظام کولیپس کر چکا ہے.
हम इस निज़ाम के तहत जो है नीचे मलबे तले दबे हुए हमारा, और सबसे बड़ा दोहरा निज़ाम जो हमारे मुल्क में हम 75 सालों से सुन रहा है कि दोहरा निज़ाम खत्म हो जाएगा, दोहरा निज़ाम, वो आज तक दोहरा निज़ाम खत्म नहीं हुआ। हर हुक्मरान ने आके नारा लगाया कि दोहरा निज़ाम खत्म कर देंगे, लेकिन कोई हुक्मरान आज तक इस दोहरे निज़ाम को खत्म नहीं कर सका। तो ना हमारे पास दोहरा निज़ाम खत्म हुआ, ना हमारे पास अच्छे उस्ताद पैदा हुए, ना उसके बदले में अच्छे शागिर्द पैदा हुए हमारे पास। सही बात। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करूँ, अभी कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड है, उसके बच्चों को मैं लेकर गई, क्योंकि पार्ट टाइम के अंदर मैं घर के अंदर अगर बैठी भी होती हूँ तो पार्ट टाइम नहीं कह सकते। मैडम आप खुद हंस रही हैं, अब आप सोच के हंस रही हैं, कुछ सोच के हंसी है कि रिक्शे में लेके गई थी, लेके रिक्शे में गई, रिक्शा जान नहीं छोड़ेगा क्या? अच्छा, मेरी थॉट क्योंकि ये होती है कि अगर मैं इन्हें पढ़ाऊंगी ना तो मेरा भी रिवाइज हो रहा है, ऐसा ही होता है, जो मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ ना वो आगे भी पहुंच रहा है, ऐसा ही। तो ये मुझे खुद को पर्सनली अच्छा लगता है। तो उनके स्कूल गई मैं, गवर्नमेंट स्कूल था, तो जब मेरी टीचर्स से वहाँ पे बात हुई ना, उनका इस हवाले से ये बात कहनी थी कि भाई हम यहाँ पे अगर बच्चों को डांट देना, मतलब उस स्कूल के अंदर मैंने जो हमारे टाइम में सख्ती दिखती थी ना, आपने कहा कि हड्डियां दे दे और गोश्त ले ले, तो वो हमारे माँ बाप ऐसे ही थे, इतने ही सख्त थे, और हम लोग के टीचर्स ने अगर हमें मोहब्बत की तो हमें मारा भी और डांटा भी है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, ठीक है। मगर वो चीज़ मैंने वहाँ पे बच्चों में नहीं देखी, वो डिसिप्लिन, वो चीज़ें नहीं देखी कि जो उस्ताद को खौफ होता था ना, वो मिसिंग था उस बच्चे के अंदर से। उनसे बात करने पे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि वो माँ बाप, वो टीचर्स ये बात बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कुछ कहो ना तो वो माँ बाप आ जाते हैं और फिर वो यहाँ पे लड़ते हैं बाकायदा। तो बच्चों के सामने मैंने कहा ना निदा, वो टीचर्स ही नहीं रहे ना, मैं इस बात में फकरिया सारा सिस्टम ही आप कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गया। मैं मोहतरम मेरे बैठे हैं, बीना बैठी हैं, मैं भी उसी पेशे से ताल्लुक है। हम उसको जिस तरह बीना ने कहा कि पैगम्बराना पेशा है ये, हम उसको उसी पेशे को उसी एतबार पे लेते हैं, उसी लेवल पे लेते हैं। लेकिन आजकल का जो टीचर है वो उसको उस लेवल पे लेता ही नहीं है। वो रिस्पेक्ट भी नहीं बची है। पहले उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बहुत बड़ा उसे समझा जाता था। बीना ने जैसे कहा कि 2 मिनट वो तरबियत भी करती है ना, अगर 28 मिनट का 30 मिनट का पीरियड तो 28 मिनट अगर पढ़ा रही है तो 2 मिनट तरबियत, वो 2 मिनट 28 मिनट में भारी होते थे। वो 2 मिनट 28 मिनट में भारी होते थे। पता है पहले के टीचर्स के अंदर बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर ये चीज होती थी, हमारे जो हाफ टाइम होता था तो जिसके अंदर हम बाहर जाके घूमते थे, ब्रेक टाइम के अंदर, उस पीरियड के अंदर ना कोई टीचर हमारी एक ऐसी होती थी जो हमसे ना गॉसिप्स करती थी, घर के मामला डिस्कस करते थे। वो उन्हीं गॉसिप्स के अंदर ना हमें हमारे ही अंदाज के अंदर समझा रही होती थी, आपको समझ आती थी बातें, और वो समझ भी आती थी और हमें उनसे बात करके अच्छा लगता था। वो वाला गैप नहीं था कि बड़े और छोटे वाला जो एक गैप होता है वो झिझक नहीं, लेकिन एहतराम अपनी जगह रहता था हमारा। तो मैं अपनी बात बताऊं, इतनी उम्रें हमारी हो गई हैं, इस बात को आप भी शायद विटनेस करेंगे कि आज भी हमारा उस्ताद कोई सरे राह में मिल जाए और हमारे हाथ में अगर सिगरेट है या मुंह में पान है, आज हम हाथ पीछे कर लेते हैं। आज भी एहतराम है इतनी उम्रों के बावजूद भी, लेकिन आज का स्टूडेंट वाबे तबे करता है क्योंकि उसकी तरबियत नहीं हुई। असल में देखिए, मैं इसके अंदर एक बात ऐड करूं आप लोगों की, आप माशाल्लाह से सीनियर उस्ताद बैठे हुए, इसके अंदर वालिदैन का कसूर है, लाड ने उन्हें बिगाड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है, वो अभी तो उन्हें नजर नहीं आ रहा होता है मेरा बच्चा है, ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फ्यूचर पे बहुत ही कल को वो भी शिकार होते हैं इस बात का। ऐसा ही है, पेरेंट्स भी शिकार, बाद में वो शिकायतें कर रहे होते हैं हमारे बच्चों को या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, उस्ताद जो पहले हमारे टीचर्स थे, वो टीचर्स देखते थे सबसे डल बच्चा कौन सा है, उस पे मेहनत करते थे। आजकल मैं जो देख रहा हूँ, बच्चा कौन है, मैंने ऑब्जर्व करा, टीचर्स भी अपनी टीम बना रही है, लॉबीज बन रही हैं, यार ये अच्छे बच्चे पढ़ने वाले इनको पढ़ लो, और जो बेचारा डल बच्चा है ना, उसमें मेहनत नहीं होनी, उनके पेरेंट्स मीटिंग में बता देना कि भाई आपका बच्चा जो है ना वो डल है, आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेहनत ये टीचर का पहले टीचर को करनी चाहिए, टीचर नहीं, सबसे पहले तो टीचर्स जो थी हमारी वो एज अ फ्रेंडली थी, जैसे मैडम ने बताया, बीना मैडम ने, कि हम करते थे, हम लोग गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स की यहाँ तक के शादियों में इनवाइट हुए हम, टीचर्स के जाके उन्होंने मिलवाया कि भाई ये देखिए ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। सही है, तो कहने का मतलब ये एक रिश्ता था, अब वो रिश्ता बॉन्डिंग थी, एक बॉन्डिंग था, रिश्ता था, मोहब्बत थी, प्यार था। अब वो सिलसिला है ही नहीं। अब टीचर है, बच्चे बोल रहे होते हैं जल्दी से यार ये टीचर क्लाइंट डील हो रहा है, शागिर्द जो है लाइक अ क्लाइंट डील हो रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। वो रिश्ते की जगह ये चीज आ गई है, ये चीज आ गई है, अब वो जाहिर सी बात है ये चीज आई है, कमर्शियलाइज हो गया ना, कमर्शियलाइज हो गया। इसी बात से एक और, क्योंकि मैं बात करती हूँ, मुस्कुरा के क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है तो फिर मैं मुस्कुरा रही हूँ। आपको पता है शरारती तो मैं हूँ, थोड़ी शरारती तो मैं हूँ, नहीं हूँ। कोई
ایک ایسا ٹیچر ہر انسان کی زندگی کے اندر ہوتی ہے یا ہوتا ہے جو کہ اس کے بچپن کا کرش رہا ہو, وہ ٹیچر کون تھا آپ کا؟ تو ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوا. نہیں, یہ بچوں میں ہوتا ہے, لڑکوں میں ہوتا ہے, بچوں میں ہوتا ہے. ہماری ایک مس کلیگی کہتے تھے, ہر انسان میں ہوتا ہے, ہر انسان میں ہوتا ہے, اس طرح کے کپڑے پہن کر لکھے انسان میں ہوتا ہے, لیکن وہ بہت اچھی لگتی ہے. پڑھ کر آیا نا, ٹیچر کا کرش تو اسی میں ہوگا نا, پڑھ کر آیا. نہیں میرے تھے, میرے بھائی حیات ہیں نہیں فیوریٹ تھے اس نے کرش کا, مطلب کہ وہ بچوں کا کرش ہی ہوتا ہے نا. اچھا آپ فیوریٹ کہہ لیں, چلیں ایسے کر لیں. امجد صاحب تھے, یہ مجھے انگریزی پڑھاتے ماشاءاللہ 6, 7, 8, 9 میں. اچھا ابھی حیات ہے وہ, ماشاءاللہ. میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا. پروفیشن میں نے ان کے دیکھ کے اختیار کیا, سبجیکٹ ان کو دیکھ کے میں نے وہی لیا, اور میں ان کو کاپی کرتا تھا اس زمانے میں. واہ واہ. اچھا وہ نیشنل کالج میں مکرم علی خان شیروانی ارے صاحب کیا بات تو وہ اتنا بہترین شخص تھے کہ آج میں آج تک اس کو کاپی نہ صرف کاپی کر رہا ہوں بلکہ اس کو فالو کر رہا ہوں. میں بھی میڈم سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نیشنل کالج چلاتے ہی میڈم ہی فیوریٹ. عادل صاحب نہیں چلاتے تھے. نہیں عادل صاحب تو صرف ڈمی تھے, مکرم صاحب چلاتے تھے. مکرم صاحب پراپر کالج. اچھا سر, ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنے دوستوں سے بس 1 منٹ ہم سب کو دے رہے ہیں, آپ کی باری آئے گی. ہم نے ان سے ان کا کرش تو جانا ہے. ہاں, کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں, جو لوگ جانا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ آج صبح کا آغاز کر کے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل جو جانا چاہ رہے ہیں زائرین ان کو نمبرز آ جائیں گے ہمارے, میں آپ کو دوبارہ بتا بھی دے رہا ہوں. آن ایئر 033625455098 میرا نمبر ہے. آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں زیارات پہ جانے کی, اور بالکل جو آپ لوگوں کے بجٹس ہیں ان بجٹس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو. اچھا, جو آپ نے اسپیشل آفرز بتائی تھی وہ بھی بتا دیں. اور اسپیشل آفر اس پروگرام کے توسل سے یہ ہے کہ 30 سپتمبر تک آپ میں سے جو ہمارے سے رابطہ کرے گا, ہمارے آفس آئے گا, ہم سے بکنگ کرائے گا, اس کو ہم سروس چارجز کوئی اپنے نہیں ہوں گے, جو ایکسپینس ہیں وہ ایکسپینس نہیں ہیں. بہت شکریہ. رحمان بھائی. اچھا دیکھیے, میں تھوڑا سا ایک عرض کروں کہ ہم بہت سب شکایت کرتے ہیں کہ صاحب حالت بگڑے ہوئے ہیں, معاشرے میں یہ خرابی ہے, فلاں خرابی ہے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. ایک میسج دے رہا ہوں شعر کے ذریعے. عطا کر دیں. شعر یہ ہے کہ کچھ تو قصور رہ رہو اپنا بھی مان لو. اچھا ہے. کچھ تو قصور رہ رہو اپنا بھی مان لو, یہ کیا کہ تہمتیں سے بھی سردار پر رکھو. کیا بات. مرشد, مجھے اقبال یاد آ گئے. اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. کیا بات, کیا بات. بینا. ہاں, سب سے پہلے میسج سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی جو میں نے کہنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ استاد ایسے ہوتے تھے, ہم آئیڈیلائز کرتے تھے, بالکل ایسا ہی ہے. اور استاد واقعی میں ایسے ہوتے تھے کہ بچوں کو استاد بننے کا شوق ڈیولپ ہوتا تھا. اور جو میں اگر ٹیچنگ لائن میں آئی تو یہ سارے میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گی انہی تمام ٹیچرز کو جن کو دیکھ کر میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. اور جہاں تک میسج کی بات ہے, میرا بھی میسج ایک شعر کی شکل میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے, مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے, ایک نئے دور کا آغاز کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. 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 امجد بھائی. میرے طرف سے تو میسج صرف یہی ہے جس پہ آج ہم نے سارا ٹاپک پہ بات کی, ایجوکیشن کے تربیت کا فقدان ہے. تربیت پہ اگر ہم ماں باپ کی حیثیت سے, استاد کی حیثیت سے, ایک معاشرے کی حیثیت سے اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں. بالکل بالکل, یہی میرا پیغام ہے. بہت ہی خوبصورت میسج تھا. جاتے جاتے میں بھی اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ بات ہو رہی تھی, اور یہی پیغام دوں گی اپنے ناظرین کو کہ ایک اچھا معاشرہ آپ کے گھر سے بنتا ہے. گھر سے بنتا ہے. تو کسی کو بھی آپ الزام دینے سے پہلے یہ ہے کہ خود پہ محنت کریں, خود پہ کام کریں, پڑھیں, مگر ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں, شعور حاصل کرنے کے لیے. بہت اچھی بات. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور واقعی آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. ایجوکیشنسٹ بلائے ہوئے تھے, ان پہ بھی بات کی. کاروان حسین سے ہمارے ساتھ طاہر بھائی تھے. آپ کو زیارتوں کے حوالے سے بھی جو پیکیجز ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے. میں جانے سے پہلے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بینا آپ کا بہت شکریہ, امجد قریشی صاحب آپ کا شکریہ, طاہر بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور استاد آپ کی آمد تو ہمارے لیے شو میں رونق تھی. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے. صبح کی آواز ہنسی ہماری